हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके सीपीसी पर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यह सिविल कोर्ट के अंदर हो रही प्रोसीडिंग को रेगुलेट करें। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज़ ए प्रोसीजरल लॉ दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर ए सिविल कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ फाइलिंग शूट, मेंटेनिंग ट्रायल, इंश्योरिंग जस्टिस इन ए सिविल मैटर। यानी कि सीपीसी एक प्रक्रियात्मक कानून है जो नागरिक मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे दायर करने, मुकदमे की प्रक्रिया परीक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर अंडर द सीपीसी। तो सीपीसी के अंदर सिविल प्रोसीजर आता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आता है, शूट फॉर पार्टीशन आता है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं आती है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द सीपीसी गवर्न द सिविल प्रोसीजर वाइल द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गवर्न द क्रिमिनल प्रोसीजर। द सीपीसी डज नॉट डील विद द क्रिमिनल मैटर। सीपीसी नागरिक प्रक्रिया संहिता को नियंत्रित करता है, जबकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपराधिक मामलों को नियंत्रित करती है। सीपीसी आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सीपीसी अप्लाई टू विच टाइप ऑफ कोर्ट। कौन सी कोर्ट पर अप्लाई होता है, कोर्ट हियरिंग सिविल केसेस। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द सीपीसी अप्लाई टू ऑल कोर्ट दैट हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर द सिविल मैटर इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट दैट हियर द सिविल केसेस। सीपीसी उन सभी न्यायालय पर लागू होता है जो नागरिक मामले की सुनवाई करते हैं, यानी कि सिविल मामलों की, जैसे कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य निम्न न्यायालय। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए शूट अंडर द सीपीसी। तो 3 साल की समय सीमा दी गई है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द सिविल शूट अंडर द सीपीसी इज़ 3 ईयर। थ्रो दिस कैन बी वेरी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्लेम। यानी कि अलग अलग तरीके के अगर आप रेमेडी ले रहे हो सिविल केस के अंदर, तो उस पर जो ये लिमिटेशन है ये कम ज़्यादा हो सकती है। बात करें हिंदी में, सीपीसी के तहत अधिकांश नागरिक मुकदमे दायर करने के लिए 3 साल की समय सीमा होती है। हालांकि यह दावा प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस केस का किस तरीके का नेचर है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए शूट। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए शूट इंक्लूडेड द मैटर इन विच ए शूट इज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड इन ए सिविल कोर्ट। सीपीसी की धारा 26 में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया और तारीख का उल्लेख किया गया है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसको ये लग रहा है कि इसका कोई और ऑप्शन है किसी भी क्वेश्चंस का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर सभी क्वेश्चन सही है आपके अनुसार तो कमेंट करके बताइए कि ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ ए डिग्री अंडर द सीपीसी। डिग्री एक फॉर्मल ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है टू डिसाइड द शूट, यानी कि डिस्प्यूट, जो विवाद है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए कोर्ट के द्वारा पास किया गया एक फॉर्मल ऑर्डर, उसे हम डिग्री कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, डिग्री इज़ ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टी इन ए सिविल शूट। धारा 2 की उपधारा 2 के तहत निर्णय न्यायालय के द्वारा विवाद को हल करने के लिए पारित किया गया औपचारिक आदेश होता है जो पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मीन्स बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री।
पुटिंग द कोर्स डिग्री इनटू इफेक्ट, यानी कि कोई भी डिग्री पास की गई है, अब उस डिग्री को आगे इम्प्लीमेंट करना, जो भी डिग्री में लिखा है उसके लिए हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एग्जीक्यूशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग और कैरिंग आउट द ट्रायल ऑफ ए कोर्ट डिग्री। कार्रवाई का मतलब न्यायालय में निर्णय के आदेश को लागू करना और उसे प्रभावित बनाना है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द अपील अंडर द सीपीसी? एनी एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट टू रिव्यू ए डिसीजन इज कॉल्ड द अपील। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एन अपील इज ए प्रोसेस बाय विच ए पार्टी रिक्वेस्ट ए हाई कोर्ट टू रिव्यू एंड पोटेंशियली रिवाइज द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। यानी कि जो निचली अदालत ने है उसने किसी तरीके की गलती की है तो उसको या तो देखना और उसे गलती को सुधारना हायर कोर्ट के द्वारा, या फिर उसके डिसीजन को क्या करना, रिवर्स कर देना। अपील एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पक्ष उच्च न्यायालय में निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करने और उसे पलटने की मांग करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, Which of the following is not a requirement for a valid suit under the CPC? The suit must be filed in a criminal case, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल केस की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए सिविल शूट इज़ फाइल इन ए सिविल कोर्ट नॉट इन ए क्रिमिनल कोर्ट। द रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड सिविल शूट इंक्लूडेड प्रॉपर जुरिडिक्शन, ए कॉज ऑफ एक्शन, एडहेरेंस टू द लिमिटेशन पीरियड। ये चीज़ें ज़रूरी होती है, यानी कि किस कोर्ट का जो एडिक्शन है, क्या कोज ऑफ एक्शन आपका एरोज हुआ है, कब एरोज हुआ है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है या नहीं है ना। सिविल मुकदमे सिविल न्यायालय में दायर किए जाते हैं, ना कि आपराधिक न्यायालय में। एक वैध सिविल मुकदमे के लिए आवश्यक है कि सही क्षेत्राधिकार हो, क्या कारण था, किस लिए मुकदमा लेके आया जा रहा है, और समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए समन अंडर द सीपीसी? क्या होता है समन का पर्पस? कि दूसरी पार्टी को लॉ शूट के बारे में नोटिफाई किया जा सके, टू नोटिफाई द डिफेंडेंट अबाउट द लॉ शूट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, समन इज़ ए लीगल नोटिस issue to the defendant, inform them about the lawsuit, file against them and need to the appear in a court। समन एक कानूनी सूचना है जो प्रतिवादी, एक वादी एक प्रतिवादी को मुकदमे के बारे में सूचित करने और अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता को बताता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है सीपीसी की जो शूट ऑफ पार्टीशन को डिस्कस करती है? वो है हमारी सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी अलाउ ए शूट फॉर पार्टीशन विच डील विद द डिसीजन ऑफ ए प्रॉपर्टी अमंग को ओनर्स। सीपीसी की धारा 9 में साझी संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर करने का प्रावधान है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए केस टू ए डिफरेंट कोर्ट इज कॉल्ड, यानी कि किसी केस को ट्रांसफ़र कर देना ताकि कोई दूसरी कोर्ट उसका प्रोसेस कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रांसफ़र कहेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ट्रांसफ़र ऑफ ए केस रेफर टू मूव द केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट अंडर द जुरिस्डिक्शनल प्रोविज़न ऑफ द सीपीसी। मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करना स्थानांतरण कहलाता है, जो सीपीसी के अधिकार क्षेत्रीय प्रावधान के तहत होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील विद द रिटर्न ऑफ ए प्लांट फॉर बीइंग डिफेक्टिव? सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 ऑफ सीपीसी अलाउ द रिटर्न ऑफ ए प्लांट फॉर बीइंग डिफेक्टिव एंड द प्लांट मस्ट बी रिटर्न फॉर फाइलिंग इट इन द प्रॉपर कोर्ट इफ़ इट इज़ फाइल्ड विद इन ए रॉन्ग जुरिडिक्शन। यानी कि कोई ऐसा शूट है जो हमने किसी कोर्ट के समक्ष हम लेकर आए हैं, लेकिन उस कोर्ट को उसको सुनने का क्षेत्र अधिकार नहीं है, तो ऐसे में उसे रिटर्न करना। सीपीसी की धारा 13 के तहत यदि वाद पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे सही न्यायालय में दायर करने के लिए लौटाया जाता है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द रेस गेस्टे अंडर द CPC? ए डॉक्ट्रिन दैट प्रिवेंट ए केस फ्रॉम बीइंग री लिटिगेशन। रेस गेस्टे एक ऐसा डॉक्ट्रिन है ताकि कोई केस पहले डिसाइड हो चुका है उसे दोबारा ना सुना जाए, उसी के लिए हमारा रेस गेस्टे का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, रेस गेस्टे इज़ ए लीगल प्रिंसिपल that prevent the same case or issue from being trying more than one once it has been decided by the competent court. रेस गेस्टे नहीं, रेस जुडिकाटा, सॉरी, रेस जुडिकाटा एक कानूनी सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक बार किसी भी कोर्ट के समक्ष निर्णय देने के बाद उस मामले को पुनः न्यायालय में लड़ा नहीं जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है जो पार्टी टू शूट के बात करती है, सेक्शन नंबर 16। कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है इसका कोई और ऑप्शन है ताकि कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सेक्शन 16 ऑफ CPC स्पेसिफाई द प्रोविजन रिगार्डिंग द पार्टी इन्वॉल्व इन ए सिविल शूट विच इंक्लूड द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और अदर हु आर डायरेक्टली इफेक्ट बाय द पार्टी। CPC की धारा 16 में सिविल मुकदमे के में शामिल पक्षकारों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें मुकदमा दायर करने वाला, प्रतिवादी व सभी लोग शामिल होते हैं जो मुकदमे से सीधे प्रभावित होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है जो अलाउ करती है टू शूट टू बी फाइल्ड इन ए कोर्ट अदर देन द यूजुअल जुरिडिक्शन। सेक्शन नंबर 20। एक्सप्लेनेशन की बात करें, सेक्शन नंबर 20 ऑफ CPC अलाउ ए शूट टू बी फाइल्ड इन ए सिविल कोर्ट अदर देन द यूजुअल जुरिडिक्शन अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांस लाइक वेयर द डिफेंडेंट रेजाइड और वर्क फॉर गेन। CPC की धारा 20 विशेष परिस्थिति में मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है, जैसा कि जहां प्रतिवादी निवास करता है या फिर जहां वह लाभ के लिए काम करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज एक्स पार्टी मीन्स इन ए सिविल प्रोसीडिंग, यानी प्रोसेस विद द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी उपस्थित नहीं है उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एक्स पार्टी मीन्स प्रोसेस विद ए केस इन द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टी। दिस में हेल्प व्हेन वन पार्टी फेल टू अपीयर इन कोर्ट डिस्पाइट बीइंग नोटिफाई, यानी उसे सूचना देने के बाद भी वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। एक्स पार्टी का अर्थ है कि पक्ष की अनुपस्थिति में मुकदमे की सुनवाई करना। यह तब होता है जब एक पक्ष अदालत में उपस्थित नहीं होता है जबकि उसे सूचित किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द CPC डील विद द डिसमिसल ऑफ ए शूट। सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 35 ऑफ CPC प्रोवाइड दैट ए शूट कैन बी डिसमिस फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड फेलियर टू टेक द नेसेसरी स्टेप। CPC की धारा 35 के तहत अगर किसी भी पक्ष के द्वारा प्रक्रिया संबंधित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है या आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द स्टे ऑफ प्रोसीडिंग मीन्स इन द CPC, यानी कि स्टे कर देना, क्या करना, ए पॉज इन ए लीगल प्रोसेस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, किसी समय के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग को किसी विशेष समय के लिए रोक देना। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग रेफर टू halting or suspending a legal proceeding for a specific period often due to the application for stay or a pending appeal, जब तक कि उस पर सुनवाई ना हो जाए या जब तक कि कोई अपील पेंडिंग ना है तब तक उसे स्टे कर दिया जाएगा। कार्रवाई का स्थगन का मतलब होता है कानूनी प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय के लिए रोकना या निलंबित करना, जो अक्सर स्थगन के लिए आवेदन या फिर लंबित अपील के कारण होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ ए शूट अंडर द CPC। जुरिडिक्शन में कमी है, जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी थी उसको फाइल नहीं किया है, कोर्ट फीस की पेमेंट नहीं हुई है, तो ये सभी ही ग्राउंड है किसी भी शूट को डिसमिस करने के लिए।
एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, शूट कैन बी डिसमिस अंडर द सीपीसी फॉर द वेरियस रीजन इंक्लूडेड द लैक ऑफ जुरिडिक्शन, फेलियर ऑफ फाइलिंग ए रिटर्न स्टेटमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ ए कोर्ट फीस। सीपीसी के तहत मुकदमा विभिन्न कारणों से खारिज किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्र अधिकार का अभाव, लिखित बयान दाखिल नहीं करना, न्यायालय शुल्क का भुगतान ना करना शामिल होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात करता है? सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीपीसी empowered the court to make the interlocutory order such as an injunction, temporary restraint order and etc. to prevent the abuse of a judicial process। सीपीसी की धारा 94 अदालत को अंतर्वर्ती आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जैसे कि निषेधाज्ञा और अस्थायी रोक आदेश आदि, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग रोका जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द लिमिटेशन एक्ट इन रिलेटेड टू द सीपीसी? ए लॉ दैट डिफाइन द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए शूट एंड अपील इज कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट, जो कि हमें अपील फाइल करने में या फिर किसी शूट को फाइल करने में उसकी समय सीमा के बारे में बताता है, उसी को हम लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द लिमिटेशन एक्ट स्टेप्स टाइम लिमिट within which a person must file a suit, appeal or take any legal action beyond which the action become the barred। सीमा बुद्धता अधिकार एक अधिनियम वह कानून है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति को कितने समय के भीतर मुकदमा दायर करना, अपील करना और किसी भी कानूनी कार्रवाई को करना चाहिए, अन्यथा वह कार्रवाई प्रतिबंध हो जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु कैन फाइल ए शूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी अंडर द सीपीसी? ओनली द क्रेडिटर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए शूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी कैन बी फाइल्ड बाय द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम द डेबिटर। पैसे की वसूली के लिए मुकदमा केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसे उधारी से संबंधित भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात कर्जादार। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरिएंट पावर ऑफ ए कोर्ट अंडर द सीपीसी? तो पावर किस चीज़ की है? प्रोसीडिंग को स्टे करना, प्लांट को अमेंड करना, अपील फाइल करने के लिए टाइम को एक्सटेंड करने की पावर इनहेरिएंट पावर के अंदर आती है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, अंडर द इनहेरिएंट पावर ऑफ ए कोर्ट इट कैन बी इशू एन ऑर्डर ऑफ स्टे प्रोसीडिंग, अमेंडमेंट प्रोसीडिंग, एक्सटेंडिंग टाइम फॉर फाइलिंग एन अपील अमंग अदर थिंग। सीपीसी के तहत अदालत को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्रवाई रोकने, वाद पत्र में सुधार करने, अपील दायर करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर सीपीसी व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए शूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ 3 ईयर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर। एक अनुबंध की विशिष्ट प्रावधान के लिए मुकदमा अनुबंध के उल्लेख की तारीख से 3 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द अबेटमेंट ऑफ ए शूट? सेक्शन नंबर 17। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सेक्शन 17 ऑफ सीपीसी डील विद द अबेटमेंट ऑफ ए शूट व्हेन वन ऑफ द पार्टी टू ए शूट डाई और फॉर एनी अदर रीज़न द शूट कैन नॉट बी प्रोसीड। सीपीसी की धारा 17 में मुकदमे के निलंबन के बारे में प्रावधान है। जब मुकदमे में से एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी अन्य कारणों से मुकदमा आगे नहीं चल सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कोज ऑफ एक्शन कौन सा है इन ए सिविल शूट अंडर द सीपीसी? किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना, प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए क्लेम, पर्सनल इंजरी, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, कोज ऑफ एक्शन इज़ ए बेसिस ऑफ ए लॉफुल शूट एंड कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सर्कमस्टांस सच एज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड पर्सनल इंजरी।
मुकदमे का कारण किसी भी कानूनी कार्रवाई के नींव होती है और यह अनुबंध के उल्लंघन, संपत्ति विवाद, व्यक्तिगत चोट जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी इंजंक्शन इन द CPC? एन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए पार्टी फ्रॉम सेलिंग प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, टेम्पररी इंजंक्शन इज ए कोर्ट ऑर्डर दैट रेस्ट्रेन ए पार्टी फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शन सच एज सेलिंग प्रॉपर्टी वाइल लॉ शूट इज ए पेंडिंग। इंजंक्शन एक तरीके से स्टे होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा एक न्यायालय का आदेश होता है जो किसी भी पक्ष को संपत्ति बेचने जैसे कुछ कार्यों को रोकता है जब तक कि मुकदमा लंबित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है CPC की जो सब्सटीट्यूट करती है पार्टी को? सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 ऑफ ए CPC प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टी इन ए सिविल शूट व्हेन ए पार्टी डाई और बिकम इनकैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग द शूट। CPC की धारा 22 में जब कोई भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है या मुकदमा चलाने में असमर्था होती है तो उसकी जगह दूसरे पक्ष को प्रतिस्थापना करने के प्रावधान की बात की गई है। किसमें? सेक्शन नंबर 22 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है CPC की जो डील करती है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू एन ऑर्डर इन ए शूट? सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 ऑफ CPC गिव द कोर्ट द पावर टू इशू ए वेरियस ऑर्डर such as a temporary injunction, order to stay proceeding and more in order to prevent the abuse of a judicial process। CPC की धारा 94 न्यायालय में विभिन्न आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जैसा कि अस्थायी निषेधाज्ञा, कार्रवाई को रोकने के आदेश आदि, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग रोका जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि CPC में एग्जीक्यूशन की डिग्री के लिए मैक्सिमम पीरियड अलाउ किया गया है और वो क्या है? वो है 3 साल। मैक्सिमम पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री अंडर द CPC इज़ 12 ईयर नॉट 3 ईयर बट द डिग्री कैन बी एनफोर्स विद इन 12 ईयर ऑफ इट्स पासिंग। CPC के तहत किसी भी आदेश को लागू करने की अधिकतम समय सीमा 12 साल है। क्या ये सही है या क्या गलत है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 31 डालकर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है जो समरी प्रोसीजर की बात करती है? सेक्शन नंबर 35A। Section number 35A of CPC provide the summary procedure in a certain type of shoot such as summary shoot for recovery of a money। CPC की धारा 35 से कुछ प्रकार के मुकदमे जैसे कि पैसे की वसूली के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्लीडिंग के अंदर इन सभी में से कौन सी चीज़ होती है अंडर CPC? तो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, प्लांट होती है, काउंटर क्लेम, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, प्लीडिंग इंक्लूड ऑल फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल इन ए शूट इंक्लूडेड द प्लांट, रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम। वाद पत्र में सभी औपचारिक लिखित बयान शामिल होते हैं जैसे कि वाद पत्र, लिखित बयान और प्रतिवाद। प्लेंटिफ कौन होता है सिविल शूट के अंदर? प्लेंटिफ वही पर्सन होता है जो शूट को लेकर आता है। द प्लेंटिफ इज ए पर्सन हु इंटीमेट ए सिविल कोर्ट सीकिंग ए लीगल रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। मुकदमे में वाद करता वही व्यक्ति होता है जो मुकदमा दायर करता है, जो न्यायालय में कानूनी समाधान की मांग करता है। जजमेंट क्या है? जजमेंट एक कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट फाइनल डिसीजन ऑन द इशू ऑफ ए शूट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? जजमेंट इज़ ए फाइनल डिसीजन बाय द कोर्ट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ए लॉ और फैक्ट इन ए शूट एंड इट मे बी इंक्लूड ए डिग्री। निर्णय न्यायालय का अंतरिम निर्णय होता है जो कि मुकदमे में कानूनी या तथ्यों के मुद्दों पर दिया जाता है और इसमें आदेश भी शामिल हो सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? तो डिफेंडेंट के द्वारा कुछ रिस्पॉन्स करना प्लांट में, यानी कि आपने शूट फाइल कर दिया, अब उसका रिप्लाई आना है, उसी को हम WS और रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? रिटर्न स्टेटमेंट इज ए रिस्पॉन्स फाइल बाय द डिफेंडेंट इन ए रिप्लाई टू द प्लांट एंड डिटेलिंग देयर डिफेंस टू द क्लेम मेड बाय द प्लेंटिफ।
लिखित बयान एक प्रक्रिया है जो प्रतिवादी वाद पत्र का उत्तर देने के रूप में दाखिल करता है, जिसमें एक वादकर्ता के द्वारा किए गए दावे का प्रतिवाद होता है। कौन सी सेक्शन है जो ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री की बात करती है? सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 ऑफ सीपीसी डील विद द ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। सीपीसी की धारा 39 में आदेश के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण के बारे में प्रावधान है ताकि उन्हें लागू किया जा सके। अपील, किसी ऑर्डर से अपील से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है? 37। सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी एड्रेस अपील दैट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्डर पास बाय द कोर्ट इन ए सिविल प्रोसीडिंग। सीपीसी की धारा 37 उस आदेश से अपील करने से संबंधित है जो न्यायालय के द्वारा नागरिक प्रक्रियाओं में पारित किया जाता है। रिट ऑफ समन्स क्या होता है? एक रिटर्न ऑर्डर टू समन ए डिफेंडेंट। A writ of summon is an official document issued by the court to summon a defendant to appear before it. समन एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन करने के लिए जारी किया जाता है। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कौन अप्लाई कर सकता है? एदर पार्टी विद रीजन। Either the plaintiff or defendant can apply for a stay of execution proceeding. They can show valid reasons such as an appeal pending. मुकदमा दायर करने वाला और प्रतिवादी दोनों ही न्यायालय में आदेश के निष्पादन के लिए स्थगित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वह उचित कारण प्रस्तुत करे जैसा कि अपील लंबित हो। बात करें सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है जो रिसीवर के अपॉइंटमेंट के लिए अलाउ करता है? ऑर्डर नंबर 14। ऑर्डर नंबर 40 ऑफ सीपीसी डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर वेयर द कोर्ट कैन अपॉइंट ए पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी एंड एसेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द शूट। सीपीसी का आदेश 40 न्यायालय को किसी व्यक्ति को संपत्ति या धन का प्रबंधन नियुक्त करने की अनुमति देता है जब मुकदमा चल रहा है। सीपीसी में डिग्री होल्डर कौन होता है जिसके फेवर में डिग्री आती है? द पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड डिग्री इन हिज फेवर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? डिग्री होल्डर इज ए पार्टी इन हुज फेवर ए डिग्री हैज़ बीन पास बाय कोर्ट और हु इज़ एंटाइटल्ड टू इट एग्जीक्यूशन। निर्णयधारी एक व्यक्ति होता है जिसे अदालत के द्वारा उसके पक्ष में आदेश जारी किया जाता है और जिसे उस आदेश की कार्यान्वयन का अधिकार होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है सीपीसी की जो बात करती है शूट जब डिफ़ॉल्ट के बेसिस पर डिसमिस कर दिया जाता है? सेक्शन नंबर 35B। सेक्शन नंबर 35B ऑफ सीपीसी अलाउ द कोर्ट टू डिसमिस ए शूट फॉर डिफ़ॉल्ट which may happen if the plaintiff failed to take necessary step or appear before the court। यानी प्लेंटिफ ने अपना केस फाइल कर दिया, अब उसकी प्रोसीडिंग में वो नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट के रूप में हो जाएगा। सीपीसी की धारा 35B के तहत यदि वादकर्ता आवश्यक कदम उठाने या फिर न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अदालत मुकदमा खारिज कर सकती है। What is the primary purpose of interlocutory order under the CPC? Interlocutory order का पर्पस क्या होता है? To regulate the conduct of party during the trial। Explanation क्या कहती है? Interlocutory order are temporary order issued during the trial to regulate the behavior of the party or to preserve the status quo until the final decision is made। अंतरिम आदेश परीक्षण के दौरान दिया जाते हैं ताकि पक्षकारों के आचरण को नियंत्रित किया जा सके और मामले में अंतिम निर्णय तक स्थिति को स्थिर रखा जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द अपील। कुछ ऑर्डर जो कि अपील्ड है वाइल अदर कैन नॉट। अंडर द सीपीसी नॉट ऑल ऑर्डर आर अपीलेबल, ओनली दोज ऑर्डर दैट आर स्पेसिफिकली मेड अपीलेबल बाय लॉ और आर कंसीडर फाइनल कैन बी अपील्ड। सीपीसी के तहत सभी आदेश अपील योग्य नहीं होते हैं, केवल वही आदेश जिन्हें कानून द्वारा अपील योग्य माना गया है या जिन्हें अंतिम माना जाता है उन पर ही अपील की जा सकती है। कौन सा ऑर्डर है सीपीसी का जो फ्रेमिंग ऑफ इशू की बात करता है? ऑर्डर नंबर 14।
Order 14 of CPC deal with the framing of issue. It specify how the issue in a suit should be framed before the proceeding with the trial. सीपीसी का आदेश 14 मुकदमे के मुद्दों को तय करने से संबंधित है और इसमें बताया गया है कि मुकदमे की सुनवाई से पहले मुद्दों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। सीपीसी के अंदर क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? एन ऑब्जेक्शन रेज बाय द रिस्पोंडेंट टू एन अपील। क्रॉस ऑब्जेक्शन इज एन ऑब्जेक्शन रेज बाय द रिस्पोंडेंट इन अपील अपोजिंग द अप्लीकेंट क्लेम वाइल सीकिंग सम रिलीफ फॉर देमसेल्फ। सीपीसी में क्रॉस आपेक्ष वह आपत्ति होती है जो अपील में प्रतिवादी द्वारा उठाई जाती है, जिसमें वह अपीलकर्ता के दावे का विरोध करता है और खुद के लिए राहत की मांग करता है। इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है एग्जीक्यूशन की डिग्री के संबंध में? तो एग्जीक्यूशन इज डन ओनली बाय ए डिग्री होल्डर, बिल्कुल सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री कैन ओनली बी डन बाय ए डिग्री होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू सीक इट्स एनफोर्समेंट थ्रू द कोर्ट। निर्णय का कार्यान्वयन केवल निर्णयधारी द्वारा किया जा सकता है जो इसे लागू होने का अधिकार रखता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील विद द टाइम लिमिट फॉर ए शूट? सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 ऑफ सीपीसी स्पेसिफाई दैट द टाइम लिमिट फॉर शूट आउटलाइन द पीरियड विद इन विच ए शूट में बी फाइल्ड। सीपीसी की धारा 27 मुकदमे के लिए समय सीमा निर्धारित करती है और यह बताती है कि एक मुकदमा दायर करने के लिए कितने समय सीमा के भीतर दायर किया जाना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट वेयर द डिफेंडेंट आंसर द प्लांट। ए रिटर्न स्टेटमेंट इज ए फॉर्मल रिप्लाई फाइल्ड बाय डिफेंडेंट इन रिस्पॉन्स टू द प्लांट इन विच द डिफेंडेंट प्रेजेंट देयर डिफेंस एंड एडमिट द प्लेंटिफ एलिगेशन। लिखित बयान एक औपचारिक उत्तर होता है जो प्रतिवादी वाद पत्र के उत्तर में दाखिल करते हैं, जिसमें वह अपने रक्षा प्रस्तुत करता है और वादकर्ता के आरोप को स्वीकार या अस्वीकार करता है। तो आज हमने इस वीडियो में सीपीसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस कवर किए। फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे नए टॉपिक।